हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गबन उपन्यास के पार्ट 3 वीडियो में अध्याय 27 से लेकर अध्याय 39 तक की कथा को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस 2 वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो पार्ट 3 में अध्याय 27 से लेकर अध्याय 39 तक की कथा को समझने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको इस उपन्यास की कथा को समझने में काफी सहूलियत होगी। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा यह प्रयास है कि मैं इस उपन्यास की कथा को सहज और सरल तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इसे लिखकर भी प्रस्तुत किया है, ताकि आप इस उपन्यास की कथा को सुनने के बाद पढ़ भी सकें। तो चलिए आरंभ करती हूँ गबन उपन्यास के अध्याय 27 से लेकर अध्याय 39 तक की कथा को। अध्याय 27 से लेकर अध्याय 39 तक की क्या कथा है, इसे देखते हैं। देखिए, एक दिन पुस्तकालय से लौटते वक्त रमानाथ देखता है कि शतरंज के एक नक्शे को हल करने को लेकर कुछ युवक आपस में बात कर रहे थे। यह नक्शा हिंदी के एक दैनिक पत्र प्रजा मित्र में छपा था और हल करने पर 50 रुपये का इनाम भी रखा गया था। इस नक्शे को हल करने की कोशिश बहुतों ने की, परंतु एक भी सफल नहीं हो पाए। तो 27 अध्याय के आरंभ में हम लोग क्या देखते हैं कि रमानाथ जब पुस्तकालय से घर लौट रहा था तो उसकी नजर कुछ युवकों पर पड़ी, जो एक शतरंज के नक्शे को लेकर के काफी सोच विचार कर रहे थे और उस नक्शे को हल करने पर 50 रुपये का इनाम भी मिलेगा। इस नक्शे को बहुतों ने हल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। रमानाथ के आग्रह पर उन युवकों ने वह नक्शा उसे दिखाया तो रमानाथ एक कागज पर उसकी नकल उतार लेता है। साथ ही यह भी पूछ लेता है कि नक्शे का हल प्रजा मित्र के संपादक के पास भेजना है। तो रमानाथ जो है वो शतरंज खेलने में माहिर है, इसलिए क्या होती है, उसके अंदर उत्सुकता जगती है और वो क्या करता है, एक कागज में उस नक्शे को उतार लेता है और पूछ भी लेता है कि इस नक्शे का हल को कहाँ जमा करना है। तो पता चलता है प्रजा मित्र जो अखबार है उसके दफ्तर में। घर पहुंचकर रमानाथ उस नक्शे को हल करने के लिए बहुत दिमाग लगाता है, परंतु सोचने विचारने याद करने पर उसे याद आता है कि बहुत पहले राजा साहब ने ऐसा नक्शा दिया था और इस तरह एक एक करके सारी चाल याद करके वह नक्शे को हल कर लेता है। तो रमानाथ तो शतरंज खेलने में माहिर ही था, बहुत सोचता है विचारता है तो उसे याद आ जाता है कि राजा साहब ने एक बार उसे ऐसा एक नक्शा दिया था हल करने के लिए। बस क्या था, तुरंत अपने दिमाग पर जोर लगाया और उसे नक्शे का हल मिल गया। यद्यपि रमानाथ को पुलिस का भय था, अतः वह देवीदीन से प्रजामित्र अखबार के दफ्तर का पता पूछता है और नक्शे के हल व 50 रुपया इनाम की सारी बातें देवीदीन को बताता है। तो रमानाथ को पुलिस का क्यों भय था? क्योंकि उसने रुपये का गबन किया था। इसी बात का रमानाथ को भय था कि वह पुलिस से भागता फिर रहा है। वह देवीदीन को अखबार के दफ्तर जाने के लिए कहता है। पहले तो देवीदीन अखबार के दफ्तर में जाने से मना करता है, क्योंकि उसने जग्गू को वचन दिया था कि वह कभी भी स्वदेशी विदेशी के झगड़े में नहीं पड़ेगा और ना कभी अखबार के दफ्तर में जाएगा। इसके बावजूद वह रमानाथ की खातिर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो रमानाथ पुलिस के भय से अखबार के दफ्तर जाना नहीं चाहता है, इसलिए किसे कहता है जाने के लिए? देवीदीन को। देवीदीन ने भी अपनी पत्नी जग्गू को वचन दिया था कि कभी स्वदेशी विदेशी के झगड़े में नहीं पड़ेगा, कभी अखबार के दफ्तर में नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वह रमानाथ के लिए क्या करता है, अखबार के दफ्तर जाना स्वीकार कर लेता है। देवीदीन के अखबार के दफ्तर जाने के आधे घंटे बाद जग्गू घर आकर देवीदीन को ना पाकर काफी परेशान हो जाती है कि देवीदीन कहीं नशा करने तो नहीं चला गया। वह रमानाथ से अपने हृदय की बात कहती है, जिससे रमानाथ को यह एहसास होता है कि उसका हृदय भले ही बाहर से कठोर है, परंतु भीतर से कितना कोमल और स्नेह से भरा हुआ है। रमानाथ के प्रति भी जग्गू का प्रेम उबलने लगता है। अब देवीदीन तो चला गया अखबार के दफ्तर और ठीक उसके जाने के आधे घंटे बाद जग्गू जब घर आती है तो देखती है देवीदीन घर में नहीं है, तो परेशान हो जाती है। सोचती है जरूर वह कोई नशा करने चला गया है। फिर वह रमानाथ से अपने हृदय की बात कहती है, जिससे रमानाथ के मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ता है और वह सोचता है कि जग्गू भले ही बाहर से कठोर हो, लेकिन उसका हृदय जो है प्रेम से भरा हुआ है। अखबार के दफ्तर से वापस आकर देवीदीन रुपये का लिफाफा रमानाथ को पकड़ाता है। पहले तो जग्गू क्रोधित होती है, परंतु सारा सच सुनकर रमानाथ से आग्रह करती है कि वह रुपये अपने घर भेज दे। परंतु रमानाथ देवीदीन और जग्गू के घर को अपना घर कहता है,
जिससे भाव विह्वल होकर जग्गू कहती है कि और 50 रुपया मिलाकर यानी 100 रुपया से रमानाथ चाय की दुकान खोल ले। इतना ही नहीं, रमानाथ देवी दिन को पिता और जग्गू को माता समान समझकर जग्गू के हाथ से बना खाना खाने की भी बात कहता है, जिससे जग्गू का मन आनंद से भर जाता है। अब देवी दिन जो है 50 रुपया इनाम लेके जब घर वापस आता है तो वह सारी बात जग्गू को बतलाता है। तो जग्गू बहुत खुश हो जाती है। पहले तो कहती है कि रमानाथ ये रुपया अपने घर भेज दे, लेकिन रमानाथ कहता है कि यही तो उसका घर है। वह देवी दिन को पिता और जग्गू को माता समझता है। इससे जग्गू जो है भाव विह्वल हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है और कहती है कि और 50 रुपया मिला लो, यानी कुल 100 रुपये में तुम अपनी चाय की दुकान खोल लो। रमानाथ के चले जाने के बाद रतन अक्सर जालपा के घर आया करती थी और सौगात लेकर आती थी। वह जालपा के लिए काफी चिंतित थी, इसलिए हर समय जालपा की मदद करती रहती थी। तो एक तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि रमानाथ अपनी जिंदगी को जी रहा है और दूसरी तरफ जालपा की जिंदगी कैसी है। जालपा अत्यंत दुखी है, इसलिए रतन जो है हमेशा उससे मिलने आती है। एक दिन जालपा रतन के घर जाकर देखती है कि रतन का चेहरा उतरा हुआ है, आंखें भारी है। पूछने पर रतन ने बतलाया कि दमे के कारण वकील साहब की तबीयत जाड़े में बिगड़ जाती है, कष्ट और भी बढ़ जाता है। वकील साहब का बहुत उपचार करने के बाद भी यह बीमारी ठीक ना हुई। तो रतन जो है हमेशा जालपा के घर आती है, लेकिन एक दिन की बात है कि जालपा रतन के घर जाती है तो वह देखती है कि रतन जो है काफी दुखी है। तो उसे पता चलता है कि वकील साहब की तबीयत अत्यंत खराब है, उन्हें दमे की शिकायत है। यही कारण है कि रतन उनका उपचार कलकत्ता ले जाकर वहां के नामी वैद्य से करवाना चाहती है। वह जालपा से यह भी कहती है कि जब तक वकील साहब पूर्णतः स्वस्थ ना होंगे तब तक वह कलकत्ता से वापस नहीं आ पाएगी। जालपा रतन से कलकत्ता में रमानाथ का पता लगाने के लिए कहती है। पुनः वह रतन के लिए चिंतित होकर सोचती है कि यदि उसके पति यानी वकील साहब को कुछ हो जाएगा तो रतन का क्या होगा। कारण यह है कि उनकी बीमारी के ठीक होने की संभावना भी नहीं है। अतः जालपा को रतन का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि रतन उससे भी ज्यादा अभागिन है। तो वकील साहब की बीमारी का इलाज करने के लिए रतन कलकत्ता जाना चाहती है। तो कलकत्ता जाने की बात सुनकर के जालपा रतन से कहती है कि वहां जाकर वह रमानाथ को भी ढूंढे। फिर जालपा रतन की स्थिति के बारे में सोचती है कि रतन की स्थिति जो है अत्यंत दयनीय है। यदि वकील साहब को कुछ हो जाए तो रतन का जीवन जो है अंधकार से भर जाएगा और उसे ऐसा लगता है कि वह जालपा से भी ज्यादा अभागिन है। वकील साहब का कलकत्ता में रहने का इंतजाम पहले से ही हो गया था। रतन के घर के पुराने नौकरों में से महाराज और टीमल कहार को साथ में रख लिया। आरंभ में कुछ दिनों तक वकील साहब की तबीयत बहुत खराब थी, परंतु दवा उपचार के बाद थोड़ा बहुत ठीक दिखाई देने लगा। रतन उनकी दिन रात सेवा करती रहती। वकील साहब अपने सेहत को पहले से बेहतर बतलाते और रतन को बाहर घूमने की सलाह देते एवं रमानाथ का पता लगाने की भी बात कहते, परंतु रतन को उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिखाई देता है। तो रतन जब वकील साहब को लेकर कलकत्ता जाती है तो क्या करती है, अपने दो नौकर महाराज और टीमल कहार को भी साथ में ले जाती है। वहां पर वकील साहब का इलाज होता है, परंतु इलाज होने पर भी रतन को ऐसा लगता है कि उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। परंतु वकील साहब क्या कहते हैं, वकील साहब कहते हैं कि उनकी सेहत पहले से अच्छी है और रतन को हमेशा बाहर घूमने की सलाह देते हैं, रमानाथ का पता लगाने के लिए भी कहते हैं। रतन के चले जाने के बाद वे वकील विमल साहब से अपनी सेहत व तबीयत की बात कहते हैं कि कविराज की दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। वे एक अच्छे वकील को बुलाकर अपनी वसीयत लिखने की बात सोचते हैं, जिससे रतन को झटका लगता है। वह समझ जाती है कि वकील साहब अपनी स्थिति उससे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वकील साहब अपनी वसीयत लिखने की बात कहते हैं तो रतन को समझ में आ जाता है कि वकील साहब की तबीयत अच्छी नहीं है। रतन परेशान होकर जालपा को पत्र लिखकर वकील साहब की बिगड़ती हालत से उसे वाकिफ करवाती है। रमानाथ को ढूंढने की बात भी कहती है कि उसने रमानाथ को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मिला। पत्र लिखने के बाद बरामदे में आती है तो देखती है कि वकील साहब की सांस जोर जोर से चल रही है, यानी वकील साहब की तबीयत जो है बिगड़ती जा रही है। रात के 3 बजे वह यानी रतन वकील साहब की उल्टी सांस चलने की आवाज सुन चौंक कर उठती है। टीमल और महाराज को बुलाकर कहती है कि वैद्यराज को बुलाकर लाए। रतन ने स्टोव जलाकर रुई के गाले से उनकी छाती सेकना शुरू किया, जिससे वकील साहब की सांस कुछ थमी। तो रात के 3 बजे जो है वकील साहब की तबीयत खूब बिगड़ जाती है। तो वह अपने नौकरों से कहती है कि जाकर वैद्यराज को बुला के लाए और खुद क्या करती, स्टोव जलाती है और रुई को गर्म करके उसकी छाती को सेकती है। तो ऐसा लगता है कि वकील साहब की सांस जो है कुछ देर के लिए थमी। थोड़ा आराम मिलने पर वकील साहब ने कहा कि उसने रतन के साथ बड़ा अन्याय किया है।
मेरे कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया, मुझे क्षमा करना। तो वकील साहब जो है रतन से माफी मांगते हैं। उसे लगता है कि उन्होंने रतन के साथ बड़ा अन्याय किया है और यही शब्द जो है वकील साहब के अंतिम शब्द थे, क्योंकि इसके बाद ही वकील साहब के प्राण पखेरु उड़ गए। रतन ने भी अफसोस किया कि उसने अपने पति को कोई सुख नहीं दिया। जब वकील साहब अपने काम में लगे रहते तो वह सिनेमा, पार्क, बगीचा, सैर सपाटों में व्यस्त रहती थी। वह सैम को बहुत कोसती है कि कभी भी उसने वकील साहब के साथ बैठकर मन की बातें नहीं की। डालता है और शव को नीचे उतारकर जमीन पर रखता है। रतन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। वैद्यराज के आने के पूर्व ही वकील साहब प्राणहीन हो गए, यानी डॉक्टर के आने से पहले ही वकील साहब की मृत्यु हो गई। वकील साहब के शव को काशी लाकर उनके भतीजे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। रतन अपने पति को याद करके घंटों रोया करती थी। यही कारण है कि जालपा सारा दिन उसके साथ रहती थी। रतन ने श्राद्ध के दिन अपने आभूषण व कीमती वस्त्र का दान कर दिया। उसके हृदय से कठोरता के भाव पूर्णतः समाप्त हो गए थे। वकील साहब की मृत्यु के बाद रतन जो है सिर्फ रोती रहती है और उनका अंतिम संस्कार किसने किया? उनके भतीजे ने किया। श्राद्ध के दिन रतन क्या करती है? अपने कीमती आभूषण, वस्त्र सबका दान कर देती है। वकील साहब का भतीजा मणिभूषण, तो वकील साहब के भतीजा का नाम क्या है? मणिभूषण। अत्यंत मिलनसार, हंसमुख और कार्यकुशल होने के कारण वकील साहब के जान पहचान के वकीलों और रईसों से मेल जोल बढ़ाने लगा। धीरे धीरे लेन देन भी अपने नाम से शुरू कर दिया। वकील साहब के बैंक के जमे पैसे पर कब्जा, मकानों के किराया वसूल से लेकर गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दिया। महाराज को भांग खिलाकर अपने साथ मिला लिया और टीमल कहार को काम से निकाल दिया। वकील साहब का जो भतीजा मणिभूषण है वह मिलनसार, हंसमुख और कार्यकुशल है। वह बहुत ही चालाक है। उसने क्या किया? धीरे धीरे वकील साहब के सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। वकील साहब ने कोई वसीयत नहीं बनाई है, यह रतन से जानकर वह रतन को बहकाकर वकील साहब की कमाई दान करने, संस्कृत पाठशाला खोलने और बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करने के लिए कहता है। उसके बहकावे में आकर रतन मोटर बेचने के लिए राजी हो जाती है। रतन उसे ही अपना शुभचिंतक, हितैषी समझने लगती है, क्योंकि रतन की सोचने समझने की स्थिति वकील साहब की मृत्युपरांत समाप्त हो चुकी थी। तो मणिभूषण बहुत चालाकी से सारा कार्य करता है, रतन को बहला फुसला लेता है और रतन को भी ऐसा लगता है कि मणिभूषण ही उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सोडसी के बाद जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था, क्योंकि दयानाथ को बुखार आने लगा था। तो दयानाथ कौन है? रमानाथ के पिता हैं। वे चाहते थे कि घर के सभी लोग उनके पास रहे और जालपा का समय उनकी देखरेख में बीतता जाता था। तो वे कौन है? दयानाथ। एक दिन जालपा ने मुंशी जी के फाइलों को उलट पलट कर देखते समय एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसमें उसे हल करने वाले पर इनाम भी रखा गया था। तभी उसे याद आता है कि जहां पर रमानाथ की विसात और मोहरे रखी हुई है, वहां एक किताब में शतरंज के कई नक्शे दिए गए हैं। वहां पर उसे इस नक्शे का हल मिल गया। उसके मन में यह सूझा कि यदि इस नक्शे को किसी पत्र में छपवाकर हल ढूंढने वाले पर इनाम रख दिया जाए तो शायद रमानाथ की उस पर नजर पड़े और हल करने वाले में रमानाथ का नाम हो। इससे रमानाथ को वह ढूंढ पाएगी। तो एक दिन अचानक उसे एक शतरंज का नक्शा मिलता है और तुरंत उसके दिमाग में यह उपाय आता है या तरकीब आती है कि यदि इसे किसी पत्र में छपवा दिया जाए और हल ढूंढने वाले पर अगर इनाम रख दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि हल करने वाला रमानाथ ही निकल आए। इससे रमानाथ को वह ढूंढ पाएगी। जालपा के रतन के घर न जाने पर रतन ही उससे मिलने आती है। तो जालपा दयानाथ की तबीयत के बारे में बतलाती है। रतन भी यह जानकारी देती है कि मणिभूषण बंगले बेचकर रतन को अपने साथ ले जाना चाहता है। यह सुनकर जालपा परेशान हो जाती है और वादा लेती है कि रतन उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसके साथ ही रतन प्रजा मित्र के कार्यालय में उसे पत्र लिखने के लिए कहती है और नक्शे के हल करने पर 50 रुपए का इनाम रखने की सलाह देती है। तभी घर से निकलते समय जागेश्वरी को चक्की पीसते देख रतन और जालपा जाता का गीत मोहे जोगिन बना के कहाँ गया रे जोगिया गाती हुई चक्की पीसती है। तो एक दिन रतन जब जालपा के घर आती है तो जालपा उसे सारी बात बताती है, शतरंज के बारे में बतलाती है। तो रतन के सलाह पर ही वह प्रजा मित्र के कार्यालय में वह शतरंज के नक्शे को छपने के लिए भेजती है और इनाम 50 रुपए का रखवाती है। रतन यह भी बतलाती है कि उसका जो भतीजा मणिभूषण है वह बंगले बेच देना चाहता है और अपने साथ रतन को ले जाना चाहता है, परंतु जालपा उससे वादा लेती है कि वह कभी जालपा को छोड़कर ना जाए। रमानाथ ने अपनी चाय की दुकान खोल ली। तो रमानाथ ने चाय की दुकान कैसे खोली ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि 50 रुपए इनाम के और जग्गू ने और 50 रुपए दिए और कुल 100 रुपये से रमानाथ ने अपनी चाय की दुकान खोली।
परंतु वह सिर्फ रात को ही दुकान खोलता, फिर भी आमदनी अच्छी हो जाती थी। रुपये के हाथ में आते ही रमानाथ की भोग लालसा बढ़ने लगती है। देवी दिन और जग्गो के जरूरतों का ख्याल रखने के साथ साथ वह सैर सपाटा सिनेमा देखने निकल पड़ता है। जग्गो भी उसे अपना बेटा मानती। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का एक नया ड्रामा देखकर रात को लौटते समय उसे डर लगा कि कहीं कोई खुफिया पुलिस उसे पहचान कर पकड़ न ले। तो रमानाथ के मन में एक भय हमेशा से है कि कहीं उसे पुलिस न पकड़ ले, क्योंकि उसने रुपये का गबन किया है। इसलिए वह जब राधे श्याम ड्रामा देखकर लौटता है तब भी उसके मन में यह भय है कि कहीं कोई खुफिया पुलिस उसे पकड़ न ले। रमानाथ के व्यवहार को देखकर पुलिस कांस्टेबल शक के आधार पर उसका नाम पूछने लगे। रमानाथ ने अपना नाम हीरालाल और घर का पता शाहजहांपुर बतलाया। मोहल्ला पूछने पर रमानाथ कुछ न बताया, अतः वह गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में देवीदीन ने बतलाया कि वह कोई अपराधी नहीं है बल्कि उनका मेहमान है और उससे प्रयाग में मिला था। बार बार पूछने पर देवीदीन ने उसका नाम रमानाथ बतला दिया। रमानाथ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और पुलिस के साथ जाने में अपनी भलाई समझता है। और क्या होता है कि जब वो थिएटर से लौट रहा था तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब नाम पता पूछती है तो वह गलत नाम पता बताता है। बाद में देवीदीन जब आकर उसका नाम रमानाथ बतला देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और रमानाथ को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सोचता है कि पुलिस के साथ चले जाने में ही उसकी भलाई है। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा चला रखा था और उसे एक अच्छे और पढ़े लिखे आदमी की जरूरत थी जो क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे। ऐसे समय में कांस्टेबल रमानाथ को पकड़कर थाने में लाते हैं। बार बार पूछने पर रमानाथ अपने बारे में सब कुछ सच सच बतला देता है। साथ ही उसने सरकारी रुपये की गबन की बात भी बतला देता है। तो पुलिस थाने में रमानाथ से जब बार बार पूछा जाता है तो अंत में रमानाथ सारी बात बताता है, सरकारी रुपये की गबन की भी बात बताता है। इधर पुलिस वालों को एक गवाह की जरूरत थी जो देशभक्त क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे सके, तो इसलिए उसने क्या सोचा, रमानाथ को ही गवाह बना दिया जाए। तब पुलिस वाले इलाहाबाद के पुलिस से म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर वालों से फोन करके पता करते हैं तो मालूम होता है कि रमानाथ के ऊपर गबन का कोई मामला नहीं है। यह जानते हुए पुलिस वालों ने रमानाथ को इस सत्य के बारे में नहीं बतलाया, बल्कि यह कहते हैं कि यदि रमानाथ क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे तो उसकी सजा माफ हो जाएगी और अच्छी जगह काम दिला दिया जाएगा। तो चूंकि रमानाथ को मालूम है कि उसने सरकारी रुपये का गबन किया है, लेकिन जालपा ने क्या किया था, सारे रुपये जमा कर दिए थे। इसलिए पुलिस वाले ने जब इस बात की सच्चाई को जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि रमानाथ पर कोई गबन का मामला नहीं है। परंतु पुलिस वाला क्या करता है, चालाकी से ये बात रमानाथ को नहीं बतलाता है, क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं कि यदि रमानाथ को बतला दिया जाएगा तो वह झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पुलिस वाले जो है वो रमानाथ को प्रलोभन देते हैं कि यदि वह सरकारी गवाह बनता है तो उसे एक अच्छी जगह पर काम दिला दिया जाएगा और उस पर जो मुकदमा चल रहा है उसमें उसे माफी मिल जाएगी। फिर भी रमानाथ राजी ना हुआ, परंतु जब उसे यह विश्वास दिलाया गया कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी और उसकी जिंदगी भी बच जाएगी तो वह झूठी शहादत देने के लिए तैयार हो गया। देवीदीन और जग्गो रमानाथ को छुड़ाने का प्रयास करते हैं परंतु असफल हो जाते हैं, अतः वे निराश होकर चले जाते हैं। जालपा के पास प्रजा मित्र के कार्यालय से पत्र पहुंचा तो वह पत्र पढ़कर रो पड़ी, क्योंकि शतरंज के नक्शे का हल रमानाथ ने किया था। वह अपने उपाय की सफलता से अत्यंत भावुक हो उठी। पहले वह खुद को दोषी समझती थी, परंतु अब वह रमानाथ को दोषी समझने लगी कि वह कितना कठोर हृदय का है कि उसे अकेला छोड़कर चला गया। तो एक दिन क्या होता है, प्रजा मित्र के कार्यालय से एक पत्र जो है जालपा को मिलता है और यह पता चलता है कि शतरंज के नक्शे का हल रमानाथ ने किया है, जिससे जालपा अत्यंत खुश होती है और खुशी से रो पड़ती है। अब वह खुद को दोषी नहीं मानती, अब वह रमानाथ को दोषी मानती है कि रमानाथ कितने कठोर हृदय का है कि उसे अकेला छोड़कर चला गया। रमेश बाबू भी यह बतलाते हैं कि रमानाथ कलकत्ते में है और एक पुलिस छानबीन से यह बात पता चली है। जालपा भी अपने तरकीब के बारे में बतलाती है जिसके माध्यम से उसने रमानाथ का पता लगाया था। रतन इन सारी बातों को जानकर गोपी को साथ लेकर जालपा को कलकत्ता जाने का सुझाव देती है, तो जालपा भी गोपी को साथ लेकर कलकत्ता चली जाती है। जालपा कलकत्ता पहुंचकर सर्वप्रथम प्रजामित्र पत्र के दफ्तर पहुंचती है और फिर वहां से देवीदीन के घर पहुंच जाती है। देवीदीन से उसे मालूम होता है कि रमानाथ एक झूठे मुकदमे में क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार है ताकि वह गबन के मुकदमे से बच सके। तब जालपा सारा सत्य बतलाती है कि गबन के रुपये उसने जमा करवा दिए हैं, अतः रमानाथ पर कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि अब तक सभी को पता है कि रमानाथ ने रुपये का गबन किया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। परंतु जब जालपा देवीदीन के घर पहुंचती है तो वह सारी सच्चाई बताती है कि रमानाथ के ऊपर कोई गबन का मुकदमा है ही नहीं। तब देवीदीन को यह लगता है कि यह सत्य यदि रमानाथ जान पाए तो वह झूठी गवाही देने से बच जाएगा। तो देवीदीन को ऐसा लगता है कि यदि रमानाथ इस सत्य को जान ले कि उसके ऊपर कोई गबन का मामला नहीं है
तो वह क्या करेगा, झूठी गवाही नहीं देगा। अतः जालपा को साथ लेकर देवीदीन उस बंगले पर जाती है जहां रमानाथ अब रह रहा है, परंतु वहां पहुंचकर पता चलता है कि रमानाथ 20-22 दिनों के लिए उस स्थान को देखने के लिए गया है जहां वारदात हुई थी। अतः बंगले पर रमानाथ से भेंट नहीं हुई। कलकत्ता में 1 महीना रहने के बाद गोपी घर जाने की जिद करने लगा, तो जालपा ने उसे घर भेज दिया। एक शाम जालपा खिड़की के पास खड़ी थी तो उसने एक मोटर में रमानाथ को जाते हुए देखा। वह काफी उत्तेजित हो उठती है। उसे देवीदीन से मालूम होता है कि अगले दिन ही मुकदमा पेश किया जाएगा जिसमें रमानाथ को गवाही देनी होगी। अब वह निश्चय करती है कि उसे किसी प्रकार से रमानाथ से मिलकर सारी सच्चाई बतलाकर झूठी गवाही देने से रोकनी होगी। जालपा को कलकत्ता में रहे 1 महीने हो गए, तो एक दिन की बात है कि वह खिड़की के पास खड़ी है। तभी वह देखती है कि एक मोटर में रमानाथ जा रहा है, तो वह काफी उत्तेजित हो जाती है और देवीदीन से यह सारी बात बताती है। तो देवीदीन कहता है कि बहुत जल्द ही रमानाथ से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देनी होगी, क्योंकि अगले दिन ही मुकदमा पेश किया जाएगा जिसमें रमानाथ को गवाही देनी है। रमानाथ जो कभी पुलिस के भय से बाहर नहीं निकलता था, अब वह राजसी भोग विलास में डूबा रहता है, रईसों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे यह ख्याल ही नहीं है कि उसके हाथों से कितने ही बेगुनाहों का खून होने वाला है। पुलिस वालों के साथ मोटर से आते समय रमानाथ ने भी देवीदीन के घर की खिड़की पर जालपा को देख लिया था। उसने इंस्पेक्टर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, परंतु गाड़ी न रुकी। बंगले में पहुंचकर वह जालपा से कैसे मिले यह सोचता रहा। तभी वह देखता है कि तार के बाहर पेड़ की ओट में कोई छिपा हुआ है। मोटर की रोशनी में उसने देखा कि वहां पर जालपा थी। जालपा ने बड़ी चालाकी से एक पत्र रमानाथ की तरफ फेंका और चली गई। जैसे जालपा ने रमानाथ को देखा, वैसे रमानाथ ने भी मोटर से जालपा को देखा कि वह देवीदीन के घर में है। अब वह उससे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। इधर जालपा क्या करती है, बड़ी चालाकी से रमानाथ जिस बंगले में रहता है वहां पहुंचती है और पेड़ की ओट में छिपी रहती है। रमानाथ की उस पर नजर पड़ती है। जालपा बड़ी चालाकी से एक पत्र जो है रमानाथ की तरफ फेंकती है। रमानाथ ने पत्र को खोलकर पढ़ा तो सारा सच उसे मालूम हो गया कि वह बेगुनाह है। वह बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर देवीदीन के घर पहुंचकर जालपा से मिलता है। तब उसे मालूम होता है कि जालपा किस प्रकार कलकत्ते पहुंची। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। तो जब रमानाथ पत्र को पढ़ता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह तो बेगुनाह है, उसके ऊपर कोई गबन का मुकदमा नहीं है। तो वो क्या करता है, किसी तरह से भागकर देवीदीन के घर पहुंचता है, जालपा से मिलता है। इस प्रकार रमानाथ और जालपा 6 महीने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को इन 6 महीने में होने वाली घटनाओं की कहानी सुनाते हैं। रमानाथ अपने कष्टों का बयान बढ़ा चढ़ा कर करता है, परंतु जालपा अपने कष्टों का जिक्र भी नहीं करती है। तो रमानाथ और जालपा कितने महीने के बाद मिलते हैं, 6 महीने के बाद मिलते हैं और आप बीती सुनाते हैं। रमानाथ जो है सिर्फ अपने कष्टों का बयान करता है, वो भी बढ़ा चढ़ाकर, परंतु जालपा अपने कष्टों का जरा भी जिक्र नहीं करती है। फिर जालपा रमानाथ को अदालत में बयान बदलने के लिए राजी करवाती है। पहले तो रमानाथ मानता नहीं है, परंतु बाद में जालपा के समझाने पर जालपा की बात मान लेता है। फिर वे दोनों बहुत बातें करते हैं। जालपा ने उसे बतलाया कि उसने रुपये कैसे चुकाए, घर में सब कैसे हैं, रतन के साथ क्या क्या हुआ। तब रमानाथ निश्चय करता है कि घर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। तो जालपा जब रमानाथ को समझाती है कि वह गलत बयान ना दे, तो रमानाथ मानता नहीं है। लेकिन फिर जालपा जो है बहुत अच्छी तरह से जब रमानाथ को समझाती है तो अंत में वह अपना बयान बदलने का निश्चय कर लेता है। तो जालपा ने रमानाथ को बतलाया कि उसने कैसे पैसे चुकाए, घर में सब लोग कैसे हैं, रतन के साथ क्या हुआ, और रमानाथ जो है यह निश्चय करता है कि वह जालपा के साथ पुनः एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। तो यहाँ पर अध्याय 39 समाप्त होता है। अगले वीडियो में अध्याय 40 से लेकर अध्याय 52 तक की कथा को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने गबन उपन्यास की कथा को जिस तरह से समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें, और यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो भी मुझे जरूर बतलाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी पढ़ने वाले मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।